हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज कैटलिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटलिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हमने दो प्रॉपर्टी का डिस्कस कर चुके हैं। वो दो प्रॉपर्टी थी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन स्टेट। वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी का डिस्कस करेंगे। आप लोग इसे पढ़ते जाइए, घर में इसे देखते रहिए। तो बात करते हैं कैटलिक प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए कैटलिस्ट क्या होते हैं, पहले तो इसको समझते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर सकते हैं या तो डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कि वो पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, होता क्या है कि वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसे इनहेबिट यानी कि रोक देते हैं। कुछ तो प्रमोट करके आगे बढ़ाएंगे, कुछ रोकेंगे, तो इन्हें बोला जाता है कैटलिस्ट। एक नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं और पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं। जो रेट को बढ़ाएंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, इंक्रीज करेंगे जो रेट को, और जो डिक्रीज करेंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट होंगे। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट से सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर कैटलिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करेंगे वेनेडियम की, करेंगे से V2O5 आपने देखा हुआ कैटलिस्ट के रूप में, ठीक है ना। आपने कोबाल्ट देखा है कैटलिस्ट के रूप में, आपने निकिल देखा है, आपने प्लेटिनम देखा है, ठीक है ना, आपने आयरन देखा है। तो ये सब क्या है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से क्या करते हैं, कैटलिक प्रॉपर्टी को भी शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे आप वेनेडियम V2O5 का यूज आप कहाँ देखते हैं, आप देखते हैं जब आप H2SO4 आपने देखा था सल्फ्यूरिक एसिड को बनते हुए उसकी मैन्युफैक्चर में, जब आपने कॉन्टैक्ट मेथड से आपने H2SO4 को मैन्युफैक्चर किया था, तो वहां पर आपने किस कैटलिस्ट का यूज किया था, वेनेडियम ऑक्साइड का यूज किया था। तो आपका V2O5 ये क्या है, कैटलिक है। और ये कैटलिस्ट कहाँ से आया, ये सब डी ब्लॉक के ही है। वेनेडियम कहाँ का है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। वैसे निकल है, जैसे हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं फैट्स के साथ, तो वहां पर निकल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी से हम आयरन का यूज आपने देखा होगा कॉमनली बहुत ज़्यादा। जैसे हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने में आप देखते हैं हम आयरन कैटलिस्ट का यूज करते हैं। और बहुत बार हम प्रमोटर के रूप में मॉलिब्डेनम को भी लेते हैं। तो ये सब आपके क्या है, प्रमोटर हैं या कैटलिस्ट हैं, ये सब कैटलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। आप अगर हम इसको समझें कि ऐसा क्यों होता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये कैटलिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, या ये कैटलिस्ट क्यों कहलाते हैं। देखिए होता क्या है, द कैटलिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्रोबेबली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। इनके जो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, यानी कि इनके बाद जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें इनकम्प्लीट बोल सकते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर में नहीं रहता, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना। और जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो एनर्जी को क्या कर देता है, दूसरे किसी एनर्जी को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्टिवेशन क्या होने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं अगर आप बोलूँ आपको, इसको आप बोल सकते हैं कैटलिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्रोबेबली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल एंड हेंस possess द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड रीमिट वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज। तो होता क्या है, इसके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। इस बात को समझना, इनके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट आपका क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल के पास क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि वो क्या करता है, उसके पास देखो बोला ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को, किसी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद टू मेक्स रिक्वायर द एनर्जी टू एक्टिवेशन अवेलेबल, और जिसकी वजह से वो एक्टिव होने के लिए तैयार रहता है। एक्टिव होने के लिए कहने का मतलब है, जैसे आपने डी ब्लॉक के एलिमेंट पकड़ा, इनकी जो प्रॉपर्टी है, एक तो ये इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, ऊपर से उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इनके पास क्या कैपेसिटी होती है, इनके पास कैपेसिटी होती है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लें। और होता क्या, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्टिवेशन करने के काम आ जाते हैं। एक्टिवेशन यानी कि किसी रिएक्शन को फॉरवर्ड कराने के काम में आ जाते हैं, ठीक है। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, सम ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम कैटलिस्ट बोल रहे हैं, तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट की भी इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जब पढ़ेंगे हम, उसमें आपको समझ में आएगा कि जब कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, उस रिएक्शन की रेट को, यानी कि उस रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे कैटलिस्ट उस रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। तो होता है क्या, जैसे आपके पास कोई रिएक्टेंट है एक्स, आपने उसमें क्या मिला दिया, कैटलिस्ट मिला दिया। कैटलिस्ट मिला दिया तो होता क्या, इंटरमीडिएट में कैटलिस्ट उसके साथ क्या हो जाता है, ऐड होता है, जुड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर को इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हो गया है, अनस्टेबल है। होने के लिए कंपाउंड कैसा बनेगा, अनस्टेबल बनेगा, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये आप यही समझ लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसे बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये आपका एक्टिव है, यहाँ पर को इस बात को समझना, ये कैसा है, आपका एक्टिव है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से आपका यहाँ पर को जुड़ा है, लेकिन है कैसा, इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड है। अब सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है, ये आपका जो एक्स कैटलिस्ट यहाँ पर को बना है, ये आपका क्या था, रिएक्टेंट था, आपने कैटलिस्ट मिलाया तो इंटरमीडिएट में ऐसा बना।
अब आपने फिर इसमें मिलाया, आपने इसमें कोई क्या कर दिया, अदर रिएक्टेंट मिला दिया, वाई मिला दिया आपने कोई, क्योंकि आपने जोड़ना है, तो होगा क्या, यहाँ पर वो प्रोडक्ट बन जाएगा एक्स वाई, और कैटलिस्ट से सीधे सीधे क्या हो जाता है, निकल जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट पहले क्या करता है, किसी रिएक्शन के साथ ऐड होता है, इंटरमीडिएट स्टेट में जाता है, वहां पर अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, और उस मॉलिक्यूल को यानी कि उस कंपाउंड को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। और जैसे ही वो कंपाउंड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो उसमें आप फिर कोई और दूसरा रिएक्टेंट मिलाएंगे, या जिसकी आपको जरूरत है उसको मिलाएंगे, तो क्या करता है, उसको उस चीज से ऐड कर देता है और अपना साइड हो जाता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है। इसको अगर आपको इसको समझना है तो सबसे जबरदस्त तरीका है इसको समझने का, आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसा करने वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से मैंने बताया आपको, वेनेडियम है, कोबाल्ट है, निकल है, प्लेटिनम है, आयरन है, मॉलिब्डेनम है, बहुत सारे ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जो इस टाइप की प्रॉपर्टी करते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज ये आप जब हम कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको और देखिएगा कैटलिस्ट के बारे में, ये क्या करते हैं कि एनर्जी को क्या करते हैं, वाइड रेंज की जो एनर्जी होती है उनको क्या करते हैं, जितनी भी एनर्जी उसको ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद उसको इमिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ने क्या किया, इसके साथ जुड़ा और इसको क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये इनकी कैपेसिटी होती है एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद इमिट करने की। तो यहाँ पर कुछ आया, फिर उसके बाद किसी आपने जब कोई दूसरा कंपाउंड जोड़ा, कोई दूसरा रिएक्टेंट जोड़ा, तो उसने उनके साथ रिएक्ट करवा दिया और अपना अलग हो गया। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, और जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का कि सरफेस पर, उसको भी कैटलिस्ट क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जैसे कंसंट्रेशन इसका कम है, ठीक है। जैसे आप जैसे आपने भी एग्जांपल ले लो, आप जैसे आप कभी आप क्या कर रहे हैं, अपना डाइजेशन करने के लिए हम लोग, डाइजेशन सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दवाई लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा यूनि एंजाइम, लिपो एंजाइम, वो चीज क्या करती है, हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एंजाइम क्या है, वो एंजाइम मतलब भी कैटलिस्ट होते हैं। जैसे प्रोटीन, हम कोई भी चीज खा रहे हैं, विटामिन या हमारी यानी कि हमारी रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, हमारे रेट्स को बढ़ाने के लिए वो होता है। जैसे कहते हैं ना, कभी वीकनेस आ गई है तो टॉनिक दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जो कैटलिक, जो हमारे अंदर कैटलिक फंक्शन होते हैं उनको, उनके रेट को फास्ट करने के लिए होता है वो। जैसे हम बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल्स खाते हैं, होता क्या है, वो यूरिन के थ्रू तो निकल जाती है, लेकिन वो क्या करती है, हमारी बॉडी की कैटलिक पावर को बढ़ा देती है, हमारे रेट्स को बढ़ा देती है, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन रेट्स होते हैं या हीमोग्लोबिन होता है, उस चीज को बढ़ाते हुए निकल जाती है, बात समझ में आना। तो ये होते हैं कैटलिस्ट, जो हमारे या कंपाउंड को या रिएक्टेंट को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, और एक्टिव करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, कंपाउंड बनाने के बाद अपना क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो आपकी क्या थी, कैटलिक प्रॉपर्टी। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं, इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट भी बोलते हैं। और वजह आपको मैंने बताई, ये ऐसा कुछ करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है ना। अब अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है इसका कलर्ड आयंस। अब सेकेंडली जो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कलर्ड आयन पढ़ते हैं। कलर्ड आयन को समझना, कलर्ड आयन तो इजीली बनाएंगे क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल है। अब बनाते कैसे इसको समझते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आयनिक एज वेल एज कोवैलेंट। मैंने बताया आपको, जो फर्स्टली जैसे +2 +3 में आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ती है तो कैसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये कह रहा है जितने भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होते हैं कलर्ड। ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं बोथ इन द सॉलिड स्टेट एंड द एक्वस सॉल्यूशन। ये सॉलिड स्टेट में भी कलर्ड होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों स्टेट में क्या कलर्ड है, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन अभी भी मिलेंगे आपको। एक्सेप्शन से तो केमिस्ट्री वैसे ही भरी पड़ी है। तो इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि ये क्या फॉर्म करते हैं, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं। अगर हम इसे समझे तो ऐसा क्यों होता है भाई। यहाँ पर को जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पर एक चीज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे CFT, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर को होती है इस प्रकार की स्प्लिटिंग की वजह है कि ये कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिंपल थोड़े से छोटे से तरीके से समझा दे रहा हूँ, फिर जब हम इसको पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन में तो और इसे और कह सकते हैं और एक्सप्लेनेशन के एरिया में पहुंचेंगे, इसके वहां और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ क्या होता होगा। देखिए, जैसे मैं आपको टाइटेनियम की बात कर रहा हूँ, TI की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब TI वाले में अगर आप देखेंगे, इसकी ग्राउंड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अगर हम टाइटेनियम को खोल रहे हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम की बात करें, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन खोल रहे हैं, हम इसको देखें। पहले तो मैं डी ऑर्बिटल आपको दिखा दूं। डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 5 ऑर्बिटल डी के हैं। अब ये क्या होता है, जब स्प्लिट हो, जब टूटता है तो दो टाइप के क्या होते हैं, एनर्जीज में टूटता है। और ये एनर्जी होती है, एक एनर्जी को बोला जाता है T2G और ऊपर को बोला जाता है EG, ठीक है ना। यहाँ पर को आपके होते हैं 3 ऑर्बिटल और यहाँ पर को होते हैं 2 ऑर्बिटल। अब ये बात समझना, जैसे डी ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल यहाँ पर कौन कौन से होंगे, ये होंगे आपके DXY, DYZ और DXZ, ठीक है ना। ऊपर जो होते हैं DZ² और DX² - Y²।
तो यहाँ पर को इसे बुलाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखिए अभी ये जिस स्टेट में होता है इसे हम बोलते हैं ये ग्राउंड स्टेट है इसकी, ठीक है ना, जैसे बुलाता है डीजनरेट स्टेट। उसके बाद जब हम इसे कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये कुछ अपने स्टेट में क्या होता है, टूट जाता है। इसे अपनी एनर्जी में टूट जाता है, टूटने के बाद ये दो ऑर्बिटल बनाता है T2G और EG, ठीक है। तो इसे बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये आपको ऐसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आपसे बोला इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर CFT को पढ़ा जाएगा तो वहां हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर को अब इतना समझ लीजिए कि डी ऑर्बिटल दो टाइप में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, T2G और EG। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या करता है, जंप करता है। क्या होता है, जो डी इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर को पाया जाता है डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन को भी हमें समझना होगा होता क्या है। कह रहा था इलेक्ट्रॉन कैन जंप द लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू द हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लो एनर्जी की है। देखो अब मैं यहाँ पर को आपको दिखा रहा हूँ, टाइटेनियम की बात कर रहा हूँ, जैसे 1 2 और नीचे बना रखे हैं 1 2 और 3। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें होता क्या है। देखिए ये ऑर्डर है इसका T2G का और ये ऑर्डर है इसका EG का। अब डी में यहाँ पर वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, टाइटेनियम का एक इलेक्ट्रॉन है, इस बात को समझिए यहाँ पर को। अब होता क्या है, जैसे इसमें क्या करती है, जैसे क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि किसी सर्टेन वेवलेंथ की एनर्जी को, क्या वेवलेंथ लिख लीजिए यहाँ पर को, वेवलेंथ की एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। जैसे इसको एब्जॉर्ब करता है तो ये क्या करता है, अपने ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुंच जाता है, एक्साइड स्टेट में पहुंच जाता है। इस बात को समझना, 1 2 और 3 कहाँ जंप कर देता है, यहाँ। अब अभी तक कहाँ था, यहाँ था, अब कहाँ पहुंच गया, अपनी एक्साइड स्टेट में पहुंच गया। बात समझ में आया ना। तो ये इसका एनर्जी का है, देखिए एनर्जी बढ़ी यहाँ को। तो हुआ क्या, जैसे इसने एनर्जी यूज की और एनर्जी यूज करने के बाद कहां पहुंच गया, क्योंकि आपका जो टाइटेनियम, अगर हम टाइटेनियम को समझेंगे तो D1 केस है। वो कौन सा केस है, D1 यानी कि डी वाले में एक इलेक्ट्रॉन था, स्प्लिटिंग यानी कि ये आपका T2G ऑर्बिटल है, EG यहाँ से दिख रहा है आपको। ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद उसने क्या किया, एक सर्टेन वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद कहां पहुंच गया, एक्साइड स्टेट में पहुंच गया। और जब यहाँ पहुंचा होगा तो इसने क्या, कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया, इसने येलो लाइट की एनर्जी को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। इस बात को समझना। तो एक किस कलर में आ जाएगा, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ येलो वेवलेंथ। तो ये येलो वेवलेंथ लेने के बाद इसका कलर्ड आयंस कैसा होगा, येलो हो जाएगा, यानी कि विजुअल रीजन में आने की कोशिश करेगा। अब येलो वेवलेंथ इज ऑब्जर्व फ्रॉम विजुअल रीजन ऑफ लाइट, ये विजुअल रीजन की लाइट को उसने ऑब्जर्व किया। और अगर आप देखेंगे द ब्लू एंड रेड लाइट विल बी ट्रांसमिटेड। अगर फिर अगर माना कोई कंपाउंड फॉर्म करता है, माना इसने कोई कंपाउंड फॉर्म किया TiS2 इस टाइप का कंपाउंड फॉर्म किया इसने, एक कंडीशन कंपाउंड है, इसको अभी आपको मैं थोड़ा ज्यादा बता दे रहा हूँ। तो ये किस कलर का हो जाता है, थोड़ी देर बाद पर्पल कलर का हो जाता है। ये सिंपल सी बात समझने की यहाँ पर को है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ये डी ट्रांजिशन होने की वजह से ये क्या करते हैं, सर्टेन वेवलेंथ की एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे वो जिस रीजन की एनर्जी, जिस रीजन में वो एनर्जी पड़ी है, येलो में पड़ सकती है, रेड में, जिस भी रीजन में पड़ी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, एक्साइड स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से इनके आयंस क्या हो जाते हैं, कलरफुल आयंस हो जाते हैं। यानी कि लोअर टू हाई एनर्जी लेवल से पहुंचने की वजह से डी ट्रांजिशन होने की वजह से, कैसा ट्रांजिशन आपका, डी ट्रांजिशन होने की वजह से ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं कलरफुल आयंस बना देते हैं और अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी ये देने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये वजह होती है डी ट्रांजिशन होने की वजह से। इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। स्प्लिट यानी कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग की वजह से क्या बनाते हैं आप, कलरफुल आयंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या था, ये आपके थे कलर्ड आयन बनाने की फॉर्मेशन की, कैसे कलर्ड आयन बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें जो आपका फुल फील्ड वाले होंगे या जो आपके हाफ फील्ड वाले होंगे वो इस टाइप की केस को कम दिखाएंगे, ठीक है ना। इस बात को समझना, जैसे कि मैं आपसे कहूँ Cu+, Ag+ या Au+, जिनके पास एक ही था लास्ट में इलेक्ट्रॉन, अब अगर ऐसे केस आते हैं कंप्लीटली फील्ड है इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रमोट करने के लिए जगह नहीं है, तो ये कैसे कंपाउंड होंगे, कलरलेस होंगे। जैसे आप कहेंगे, सपोज के लिए आप बोलेंगे सर Cu+ बोलेंगे, अब इसके पास Cu+ मतलब अभी तक क्या था, इसके पास 3d10 4s1 था, अब एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब कितना 3d10 है, यानी कि ऐसे कोई भी जिनका कंप्लीट सेल हो या कंप्लीट सेल हो या हाफ फिल सेल हो, तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऐसे जो एलिमेंट होते हैं, वैसे कंप्लीट की बात अगर मैं कहूँ यहाँ पर जनरली, तो यहाँ पर कौन क्या प्रमोट करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, जैसे इसका कंप्लीट होता है, या जिसकी बात कहें मैं Ag की बात कहूँ, Au की बात कहूँ, या कंप्लीट सेल होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड बनाएंगे, कैसा कंपाउंड बनाएंगे, कैसे कलर दिखाएंगे, कैसे आयंस बनाएंगे, कलरलेस आयंस बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि इनके पास कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक।
तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना जैसे हमारा Cu प्लस है, Ag प्लस है, Au प्लस है, Zn प्लस 2 है, Cd प्लस 2 है। अगर जिनका कंप्लीट हो जाता है डी ऑर्बिटल, यानी कि जिनके पास डी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे मैं आपको बात करूं जैसे इस टाइप का हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे के लिए आपके पास डी ट्रांजिशन कराने के लिए आपके पास जगह ही नहीं है, आपको कोई दूसरा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहीं पर को जंप करा ही नहीं सकते हैं, यानी कि प्रमोट नहीं करा सकते इलेक्ट्रॉन को, उसको एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि उसका वो कैसा है, फुल है, उसकी एनर्जी लो है, वो हाईली स्टेबल है, जिसकी वजह से ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे जो भी कंपाउंड बनेंगे कैसे कंपाउंड बनेंगे, कलरलेस बनेंगे। ऐसे 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 जो एलिमेंट होंगे, ऐसे जो आयंस होंगे, उनके जो आयंस से बनेंगे कलरलेस होंगे। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं डी ऑर्बिटल में जिनका कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, या डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे कभी भी आपको कलरफुल आयंस नहीं देंगे, इतना ध्यान रखना, यानी कि वो कलरलेस होंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, आप बोल सकते हैं जैसे कि आप बात कर लीजिए, अगर डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या डी ऑर्बिटल फुल अप है, फिल है, पूरा फुल है, तो ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, कलरलेस होते हैं। इस बात को याद रखना, ये दोनों कैसे होते हैं, आपके कलरलेस कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कलरलेस आयंस फॉर्म करते हैं, इतना याद रखना। क्योंकि यहाँ पर इस पहले वाले केस में अगर डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो भी ये डी ट्रांजिशन नहीं दिखा सकते हैं। अगर फुल है तो इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी डी ऑर्बिटल में प्रमोट किया हो नहीं सकता है, तो दोनों ही क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, ये इसकी कलर फॉर्मिंग टेंडेंसी की बात कर रहे थे हम, कि कौन से कंपाउंड क्या करते हैं, कलर फॉर्म करते हैं। जिनके पास डी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करते हैं, एक सर्टेन वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं विजुअल रीजन में, और क्या करते हैं, कलरफुल लाइन देना स्टार्ट कर देते हैं। रीजन इज डी ट्रांजिशन। ओके, ये था आपका कलरफुल आयन बनाने की बात यहाँ पर को हुई। अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब बात होती है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के में ये किस टाइप का बिहेव शो करते हैं, उसके यहाँ पर को बात होगी। मैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने बिहेव चेंज करना पड़ेगा, इसका बिहेवियर देखना पड़ेगा डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स का। तो ये 3 टाइप की प्रॉपर्टी में क्लासीफाई किए जाते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और जनरली आपको दिखेंगे, आपको पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर के दिखेंगे। हम पैरामैग्नेटिक मानना जानते हैं ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक ड्यू टू द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ही बात यहाँ पर होगी, पैरामैग्नेटिक की बात यहाँ पर करेंगे। डायमैग्नेटिक में तो आप क्या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर को पेयरिंग की बात यहाँ पर को होगी। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कलर कंपाउंड वाले में आपको बताया, जैसे किसी का कलर कंपाउंड में आपने देखा, थोड़ी बात समझना, जैसे कि 3D 0 है, आपसे पूछा क्या ये इसका कलर कैसा होगा, तो कैसा होगा, ये आपका कैसा कंपाउंड होगा, कलरलेस होगा, ठीक है ना। आप बोला आपसे बोला यहाँ पर 3D 1 बोला, 1 का मतलब यहाँ पर कैसा होगा, कुछ ना कुछ कलर होगा। सपोज के लिए इसका माना आपको कौन सा कलर होता है, यहाँ पर पर्पल कलर होता है, जो टाइटेनियम वाले कंपाउंड्स होते हैं, Ti+3 वाले कंपाउंड जो होते हैं। वैसे अगर ये है, अब जैसे आपसे पूछा Zn+2 के लिए पूछ दिया, Zn+2 यानी कि 3D10 के लिए पूछ दिया, 3D10 के लिए ये भी कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो इन बातों को समझना और समझने की कोशिश करना, ये बहुत बार कंडीशन में पूछे जाते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की ओर। तो मैंने बताया कि ये किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। आप जानते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड होंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर यहाँ पर को शो करेंगे, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक भी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर को शो करते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं किससे, अप्लाइड फील्ड से, तो उसे फेरोमैग्नेटिक में बोला जाता है। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है क्या है, पहली बातों में ये समझना होगा कि पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होगा, n-1d 1 to 10 4s2 की बात, यहाँ के 0 to 2 वाले की बात यहाँ पर जो होती है, ये इनका तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की यहाँ पर को बात कर रहे हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा होता है, ठीक है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात ये होगी, सॉरी 4 to s2 ns2 यहाँ पर सही होगा, 4 में बात कर दी मैंने, ns2 यहाँ पर को आप कर रही है, ns 0 to 2 की बात यहाँ पर को हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर को इसकी जो पहली सेल है वो क्या है, n-1d, तो यहाँ पर को तो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं ना इसके, यहाँ पर यानी कि इसकी बात यहाँ पर को हो रही है। तो ज्यादातर क्या होते हैं इसके ये जो डी ऑर्बिटल होता है कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है। अनपेयर्ड होता है तो कैसा, ज्यादातर कंपाउंड कैसा किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है ना। और जो एलिमेंट जैसे 3D10 वाले एलिमेंट जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, आपके डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन ये एलिमेंट्स आपके कम पाए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं दोज एलिमेंट्स विच हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक, और विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। अब ये चीजें हमें पता चल गई कि भाई कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। जैसे मैंने आपसे बोला 3D1 बोला, तो ये तो आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब मैं आपसे बोलूँ 3D10 बोलूँ तो ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। इसके बाद D में 10
10 होते हैं और 10 ही है फुल है, तो ये कैसा होगा, डायमेट्रिक नेचर का होगा। तो अब इसके लिए तो हम क्या निकालेंगे, इसके लिए तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर को आपकी एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, उसको थोड़ा समझेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका है म्यू इक्वल टू √n+2 और बोहर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, इससे निकाला जाता है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो पार्शली किसकी वजह से होता है, वो ऑर्बिटल मोशन की वजह से होता है, और जो आपका पार्शली स्पिन मोशन होता है, यानी कि ऑर्बिटल का मोशन क्या है और जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है उसका मोशन क्या होता है, उससे निकलता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है, ठीक है ना। और जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं उनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन इजिली आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। वो उनका डी ऑर्बिटल कहीं फिल होता नहीं है पूरी तरह से, कमी एलिमेंट होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, फुल होता है, वही डायमैग्नेटिक नेचर वाले होते हैं। और जो जितने भी केस होते हैं लगभग ये क्या दिखाते हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को दिखाते हैं। तो अगर पैरामैग्नेटिक है तो इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे आपको। तो इसको हम इस फॉर्मूले से हम इसका क्या निकाल देते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो एन का मतलब यहाँ पर वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर इलेक्ट्रॉन की बात तो होगी नहीं कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, माना किसी में इसमें 1 है तो आप 1 से निकाल सकते हैं कि 3D1 वाले का क्या होगा। तो म्यू हम बोल सकते हैं 1 है 1+2, तो कितना आ गया है, 2+3 कितना है, √3। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है कितना निकला, √3 निकला, ठीक है ना। √3 आपके बोलेंगे बोहर मैग्नेटॉन की बात यहाँ पर को करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसकी, कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होगी। तो हमने जाना है कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी। अगर इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या निकल के सामने आएगा, ठीक। तो आपने देखा कि जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जनरली 0 होता है। लेकिन जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना पाया जाता है, उनका आप इस फॉर्मूले से √n+2 से निकाल सकते हैं। एन यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आप निकालिए इसमें, तो आपको इजीली पता चल जाएगा इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। ओके तो आज हमने किस किस के बारे में जाना, तो आज हमने समझा है, हमने जाना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में समझा है, हमने समझा इसके कलर्ड आयन के बारे में जाना है, ठीक है। हमने इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में जाना है, ठीक है ना। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ और एटॉमिक प्रॉपर्टीज का हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।